नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सफाई कर्मचारी भर्ती के नियमों में बदलाव और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच आखिरकार सुलह की राह निकल गई। जयपुर में हुई बैठक में हड़ताली सफाई कर्मचारियों की 5 मांगों पर सरकार की ओर से सहमति जताई गई है। इसके बाद सफाई कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटे। इसे लेकर अलवर नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने एक दूसरे को साफा और माला पहनाकर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त ने लोगों से काम पर लौटने की अपील की। वहीं सफाई कर्मचारी अध्यक्ष बाबूलाल ने बताया कि 5 सूत्री मांगों में मुख्य मांग नई भर्तियों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की रही, जिस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है। इसे लेकर प्रदेश में वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठन अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति होने के बाद सफाई कर्मचारियों में भारी खुशी और उत्साह देखा गया कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को ही मान्यता दी जाए। और हमारी जो मांग थी वो हमारी गाइडलाइन जयपुर से थी। हड़ताल हमने इसी वजह से कर रखी थी। हमारी मांगों को जो सरकार ने स्वीकार करी है, इस वजह से हमारी हड़ताल आज यही समाप्त हो चुकी है। IMA हॉल में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल रहे, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डॉक्टर आनंद प्रकाश विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं समारोह की अध्यक्षता राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर MN थरेजा ने की। इस दौरान डॉक्टर SC मित्तल ने IMA अलवर ब्रांच के अध्यक्ष पद की शपथ ली। इसके अतिरिक्त डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने सचिव, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव ने कोषाध्यक्ष सहित सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने अपने अपने पदों की शपथ ली। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल वर्ष 2023 से 2025 रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल ने स्वयं और IMA के नेशनल हेडक्वार्टर की ओर से हर जरूरी मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। डॉक्टर अग्रवाल द्वारा नवीनीकृत भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने डॉक्टर SC मित्तल और उनकी कार्यकारिणी को बधाई देते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष के चैम्बर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर मित्तल ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में IMA के बारे में अपने विचार रखे। वहीं IMA अलवर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल ने बताया कि उनके कार्यकाल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में रात्रि भोज के बाद उन्होंने अलवर के सभी डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। राजगढ़ थाना अंतर्गत राजाजी गांव में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के सदस्यों में झगड़ा हो गया, जिसमें अन्य परिवार के सदस्यों ने एक युवक पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिसमें युवक धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक धर्मपाल के पिता बाबूलाल ने बताया कि उनके बड़े भाई से उनका जमीनी विवाद चल रहा है। घर के सदस्यों की जमीन का बंटवारा हो चुका है, लेकिन उनका बड़ा भाई उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसी को लेकर शुक्रवार दोपहर में उसके बड़े भाई और उसके बेटे ने धर्मपाल पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिसमें धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की शिकायत पीड़ित बाबूलाल ने संबंधित थाना पुलिस में दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे भाई साहब झगड़े हुए आपस में, भाई में। अच्छा, चाचा ताऊ में। किस बात को लेकर? एक जमीन है हमारी साझा की, तो हमको वो पानी पीने देते हैं ना, हमको खेत में जाने देते हैं। अच्छा, इसको कौन से गांव की घटना ये? राजगढ़ थाना राजा जी। हाँ? राजगढ़ में थाना राजा जी। अच्छा, मऊ। तो किसने इन पे हमला किया? भाई का संगठन में। क्या नाम है? क्या नाम है? राकेश। हाँ। और दूसरे जोनी मुनी। हाँ। और एक अमरचंद। अच्छा, इनका क्या नाम है? धर्मपाल। तो किस हथियार से हमला किया इन पे? पाइपों से। पाइप से। तो मामला जमीन का है? जमीन का। इनकी जमीन है वो? जमीन हमारी है, मैं पिताजी हूँ। अच्छा, तो आपकी जमीन पे वो कब्जा करने जा रहे हैं? वो बांट रखी है, पर साहब वो तब मेरी में जैसे स्टे लगी पड़ी है उसमें भी। हाँ। फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं जाने देते हैं। हिस्ट्री की जमीन पर आपको नहीं जाने देते वो? हाँ। अलवर भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी नीतू डबास 2 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नीतू डबास ने कहा, भारतीय जनता महिला मोर्चा की सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी राजस्थान के सभी जिलों के प्रवास पर हैं। ये प्रवास पूरी तरह संगठनात्मक है, जिसमें 12 कार्यक्रमों की सूची दी गई है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवा मतदाताओं जो पहली बार वोटर बनेंगे, इसके अलावा आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ताओं से सीधा
संवाद किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार की कमियों को उजागर करना है। जैसा कि विदित है, प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की विफलताओं और कमियों को उजागर कर सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाल अपनी आवाज को बुलंद किया। इसके अलावा पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और कमजोरियों सहित चुनावी तैयारियों की महिला मोर्चा हुंकार भरने जा रहा है। तो कहाँ जाना है, क्या क्या आपने जो है आपने रूपरेखा बनाई है, क्या आपका यहाँ पर मकसद रहेगा और इसका मतलब कि औचित्य क्या रहेगा यात्रा का? भारतीय जनता महिला मोर्चा की सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी अभी सभी जिलों में राजस्थान के प्रवास पे है और ये प्रवास पूरी तरह संगठनात्मक है और हमें 12 कार्यक्रमों की एक सूची दी गई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के पास जाना, जो हमारी युवा मतदाता है, युवा जो 18 साल की बहनें हैं छोटी, वो जो भी पहली बार वोटर बनेंगी उनके पास जाना हो, या जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो सेवा की, जैसे कि देश भर में जो आशा आंगनवाड़ी और कार्यकर्ता है वो होती है, कोई स्मारक है, ऐसे करके ये हमारे कई कार्यक्रम हैं जिसमें जनसंपर्क भी रहेगा। और इसके अलावा जो है अनेक जो कार्यक्रम हैं उसके अंतर्गत हम जो है लोगों से बात करने की कोशिश होगी, महिलाओं से बात करने की कोशिश होगी, युवतियों से बात करने की कोशिश होगी। तो पूरी तरह संगठनात्मक प्रवास है और उद्देश्य संगठनात्मक भी है और इसके साथ ही राजस्थान की फेल्ड सरकार की यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार में है, जिसका खासकर मैं महिलाओं के बारे में बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को लेकर कोई सुरक्षित जो है बहन आज के यहाँ महसूस नहीं की। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। अनेकों यहाँ पर जो है जन आक्रोश यात्राएं निकाली गई हैं और जो सरकार की कमियां उसको एक्सपोज करने की कोशिश करके जो है सारी समस्याओं को लेकर सामने लाए। इस प्रवास के माध्यम से हम संगठनात्मक जो हमारी मजबूती है उन पक्षों पर भी ध्यान दिया जाएगा और जहां कमी होगी वो सब भी, और आगे के जो चुनाव है उसकी मैं कहूंगी कि हुंकार जो है महिला मोर्चा इस प्रवास के बाद देने जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी की मन की बात जी, उस कार्यक्रम को आप किस तरह से संबोधित करेंगे, क्या आप संदेश देंगे और कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये एक मैं कहूंगी कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने देश के लोगों से वार्तालाप करने के लिए मन की बात का कार्यक्रम, ये उनका एक बहुत ही इनोवेटिव विचार था और ये शुरू किया और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि 100वां जो है मन की बात कार्यक्रम कल प्रसारण होने जा रहा है। मैं आपके सामने एक सर्वे जरूर बताना चाहूँगी। अभी जो हाल ही में एक सर्वे हुआ था उसमें ये निकल कर आया कि भारत के हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने, जिसमें लगभग 90% संख्या है जिन्होंने मन की बात को कार्यक्रम को सुना है और ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो हर करोड़ देशवासियों ने अपने आप को प्रधानमंत्री जी के साथ इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्याओं तक पहुंचाया, अपनी बात को रखा, जिसको लेकर अनेकों जो है उदाहरण मोदी जी अपनी मन की बात में भी करते हैं। मेरा तो यही कल हम लोग सभी मन की बात कार्यक्रम में बैठने वाले, सुनने वाले हैं, क्योंकि मन की बात में जब मोदी जी बात रखते हैं तो जो अपनी घटनाएं या फिर कहीं पे भी जिले की वो जो बात रखते हैं तो हमारे लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा प्रेरणास्पद होता है। कभी वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को लेकर हमें जो है प्रोत्साहित कर देते हैं, कभी वो जो है युवा जो है कि उनके लिए कोई प्रेरणा हमें दे जाते हैं। तो एक तरह से हमें उनके कार्यक्रमों से ऊर्जा मिलती है और दिशा मिलती है और जब भी वो कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम का आपको पता है कि इस देश में एक नया उदाहरण स्थापित हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि वो जो भी विषय को आह्वान करते हैं लोग उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वो आंदोलन बन जाती है। तो वही ऊर्जा संचार हम मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम से लेते हैं और जो भी प्रेरणा और जो भी आह्वान उनकी तरफ से होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। यही विचार मेरा भी रहेगा। देखिए, इसमें हमारी राष्ट्रीय टीम की तरफ से लगातार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में ये पुरजोर, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा होती है वो जो है पोस्ट ऑफिस होती है पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड में, और भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें पूर्ण विश्वास है और एकमात्र पार्टी जिसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना मजबूती से दिया है। चाहे वो देश में 11 केंद्रीय मंत्रियों को पहली बार कैबिनेट में शामिल करने की बात हो, चाहे वो जो है पहली एक देश की पार्टी है जिसने 33% अपने संगठन में महिलाओं को जो है हर पदों पर रखा है। और हमारी पुरजोर कोशिश होगी कि हमारी महिलाएं, बहनें को प्रतिनिधित्व दिया। और मैं ये जरूर कहूँगी कि विनिंग कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसको आज हमारी महिला मोर्चा की बहनें बहुत मजबूती से अपने नेतृत्व में काम करके अपनी जो है एक पहचान स्थापित कर रही है। मजबूती से उनको देखा जाएगा और हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश होगी कि जो भी हमारी योग्य बहन है उसका नाम जरूर आ गया और वो चुनाव करें।
कटुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत टीकरी में महंगाई राहत कैंप में स्वयं उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर मोर्चा संभालते दिखाई दिए। इस दौरान इनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन कार्य कराते हुए समय समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा। इस शिविर में विधायक बाबूलाल बैरवा ने शिरकत की और आमजन से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कैंप में बिजली, छाया, पानी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई गई तथा लाभार्थियों को कुर्सियों पर बैठाकर संवेदनशीलता के साथ उनका विभिन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर सहित आला अधिकारी सुबह से ही कैंप में जमे रहे। इस दौरान देर शाम तक रजिस्ट्रेशन कार्य चलता रहा। पंजीकरण कार्य का प्लाज्मा टीवी के माध्यम से प्रसारण किया गया। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर स्थित बहरोड के नजदीक दहमी गांव के पास बन रहे फ्लाईओवर के कारण वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस कारण हाईवे पर लगभग 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। गौरतलब है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर 1 दर्जन फ्लाईओवर बनाने हैं। आपको बता दें कि दहमी गांव में साल में 2 बार लगने वाले मनसा माता के ऐतिहासिक मेले में आसपास के गाँव सहित अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में भक्त नवजात बच्चों के जड़ोले और नवविवाहित जोड़े जात देने आते हैं। गांव वालों की मांग को ध्यान में रखते हुए अलवर सांसद बालकनाथ योगी ने आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहां फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया था, जिसको ध्यान में रखते हुए दहमी के पास फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसे लेकर हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे जयराम जाटव विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसके चलते अब वे पूरी तरह कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं। विधायक ने बताया कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार है। जिस तरीके से राज्य सरकार गांव-गांव में जाकर महंगाई राहत कैंप लगा रही है, ये किस तरीके का महंगाई राहत कैंप है, इसमें आमजन परेशान हो रहा है और यह 30 जून तक चलने वाला कैंप है। उसके बाद स्फूटनी होगी और फिर इसके बाद राहत के नाम देने वाली योजनाओं को लागू किया जाएगा। फिर आचार संहिता हो जाएगी। ये जनता से कहेंगे कि हमने तो अब हमारा काम कर दिया, अब हमें वोट दो। ये सारी योजनाएं अगली बार मिलेंगी। सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। अलवर ग्रामीण सहित पूरे जिले में पानी की इतनी समस्या है, पानी की समस्या का समाधान भी इनसे नहीं हो पा रहा है। इनके द्वारा करोड़ों रुपए के बजट को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। पानी की समस्या के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने चंबल का पानी लाने के लिए 13 जिलों की डीपीआर बनाई थी। सबसे गंभीर बात यह कि कांग्रेस सरकार ने उस डीपीआर को केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं। फिर किस मुंह से ये 13 जिलों में ईआरसीपी की बात करते हैं। गांव में बेहिसाब बोरिंग करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन बोरिंग में पानी नहीं है। जो पाइप डाली गई है वह नंबर 2 की डाली गई है। बड़े पाइपों में लोहे की पाइप डालनी चाहिए, लेकिन वह भी ISI मार्क की नहीं है। कांग्रेस के राज में अलवर में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे ग्रामीण डीएसपी सफात खान का मामला हो, चाहे नगर परिषद चेयरमैन बीना गुप्ता का मामला हो, या कांग्रेस पार्षद और नेता नरेंद्र मीणा, या अलवर जिला कलेक्टर का मामला हो, यहां खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 मिशन भाजपा। राजस्थान में जो हाल में सरकार कांग्रेस पार्टी की चल रही है, माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में, ये केवल घोषणा की सरकार है। अभी हमको हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ये हर ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप के नाम से कैंप लगा रहे हैं। 4.5 साल से तो जनता को राहत कहीं मिली नहीं, लेकिन अब ये जनता को गुमराह करने के लिए महंगाई राहत कैंप हर ग्राम पंचायत में लगा रहे हैं और उसमें फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि आपको बिजली इतनी यूनिट फ्री दी जाएगी, आपको गैस के सिलेंडर के लिए क्या चाहते हो, आपको खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना है, आपको पेंशन आ रही कि नहीं आ रही। ये फॉर्म भरवा करके जून और जुलाई तक तो इसकी स्क्रूटनी कर लेंगे और ये स्क्रूटनी करने के बाद में जब सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जब कहेंगे हमारे हाथ में है नहीं, हमने तुम्हारी घोषणा कर दी थी, हमने तुम्हारे खातों में डाल दिए, अब आएंगे जब दोबारा लौट के तब हम आपका ये सारा काम करा देंगे। ये जनता के साथ धोखा है। राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस छलावा कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि इस राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति की पॉपुलेशन लगभग 30% है। आए दिन जितनी वैकेंसी निकाली इन्होंने, भर्तियाँ निकाली राजस्थान में, किसी भी डिपार्टमेंट भर्ती निकली, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा छूता नहीं बचा जहाँ इनके पेपर आउट नहीं हुए हैं।
और पेपर आउट होने में भी कांग्रेस का हाथ, आपका जो आरपीएससी का सदस्य है उसका हाथ वो पकड़ा गया। और अभी इनको सफाई स्पष्टीकरण देना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। इसलिए मेरा आरोप है कि अनुसूचित जाति जनजाति जो 30% पॉपुलेशन राजस्थान में है, वो अपने बच्चों को पढ़ा करके और ये कोशिश करती है कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे भतीजे की, मेरे भाई की, छोटे की अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हमारा जीवन बसर ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमको आरक्षण दिया ना, उस आरक्षण का भी इन लोगों ने हनन किया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। ये बहुत बड़ा धोखा है राजस्थान में जो पेपर लीक हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे अलवर ग्रामीण क्षेत्र है, अलवर ग्रामीण छोड़ो पूरे अलवर जिले में पानी की बहुत हाहाकार है, पीने के लिए पानी नहीं बचा है, भूजल बिल्कुल नीचे चला गया, पानी है नहीं ज़मीन में। अब ये आए हर पिछले बजट सत्र में इन्होंने घोषणा की थी कि हम पाथरा बांध का पानी लाएंगे और कहीं का दूसरा लाएंगे। इन लोगों ने 4.5 साल से जो श्रीमती वसुंधरा के टाइम पर चंबल का पानी लाने के लिए ERCP और 13 जिलों का जो DPR बनकर तैयार पड़ी है, इन्होंने उस DPR को तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं। जल जीवन मिशन का पैसा हमारे यहाँ अलवर जिले को काफ़ी पैसा आया है। इस तरह से पूरे राजस्थान में केंद्र ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए दिया है। लेकिन मैं विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के लगभग 250 गांव में गया हूँ, ढाणियों में भी गया हूँ, गांव में गया हूँ, जनसंपर्क यात्रा के रूप में गया हूँ और जन चेतना के यात्रा के रूप में भी गया हूँ। और मैंने जाकर देखा है कि आज भी गांव के हालात पानी के लिए बहुत खस्ता है, पानी है नहीं। इनके जल जीवन मिशन के जो बोर हैं उनमें पानी नहीं आया। पाइपलाइन डाली है वो 2 नंबर की डाल दी है। जो बड़े बोरिंग हैं जिनमें लोहे के पाइप अच्छी क्वालिटी का ISI मार कर लगना है तो वो डुप्लीकेट है। एक भी स्कीम चालू नहीं है। केंद्र से जो पैसा आया है इसमें केवल 30% राशि राजस्थान की सरकार दे रही है। उसका भी ये मैं कहता हूँ कि ये पैसा बहुत खराब कर दिया इन लोगों ने। लगभग ऐसा कोई गांव बता दे कांग्रेस का कोई यहाँ का जो विधायक है कि इस गांव में जल जीवन मिशन का योजना का पैसा लगा है, लग करके पानी गांव के लोगों को मिल रहा है। मुझे तो मिला नहीं। आपकी नौकरी आप दे नहीं पाए, न्याय आप दे नहीं पाए। और अलवर में भ्रष्टाचार इस हद तक चला गया कि अलवर जिले का जिला कलेक्टर रिश्वत लेकर एंटी करप्शन के द्वारा पकड़ा जाए, ट्रैप हुआ। RS अफसर एंटी करप्शन के द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जाए। और प्रजातंत्र में नगर परिषद की चेयरमैन वो एंटी करप्शन के द्वारा गिरफ्तार हुई और उनको जेल भेजा गया। यही नहीं, नरेंद्र मीणा यहाँ का वाइस चेयरमैन था नगर परिषद में, उसको भी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया। DYSP सपात खां जो अलवर ग्रामीण के DYSP थे, वो रिश्वत के मामले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए, जेल गए। आपका यहाँ का डॉक्टर माला खड़ा का रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ एंटी करप्शन के द्वारा, और आए दिन ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। राजस्थान में हम जब गवर्नमेंट हमारी थी 2013 से 18 तक, हम श्रम विभाग का पैसा लगभग 1100 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे राजस्थान की सरकार हमारी। और आज श्रम मंत्री सारी जो श्रम विभाग की योजनाएं हैं उन पर ताला लगा दिया, उनकी साइड खुलती नहीं है। ग्रामीण परेशान हैं, ये धोखा दे रहे हैं जनता को। ये केवल घोषणा की सरकार है। राजस्थान में किसान को बिजली नहीं है पर्याप्त मात्रा में। पूरा किसान को जो 6 घंटा बिजली मिलनी चाहिए वो 4 घंटा मिल रही है। घरेलू बिजली गांव में मिलती ही नहीं है, मच्छर काट रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई का जो टाइम है वो रहता है, घर का काम के टाइम रहता है। सुबह हम दही बिलोते हैं, दूध चाय बनाते हैं, वो भी बिजली से मिलती है। इसलिए गांव का, यहाँ की 7 करोड़ जनता के साथ राजस्थान की इस कांग्रेस जो निकम्मी सरकार है, गूंगी बहरी और इस तरह की सरकार है, ये संविधान और कानून के नाम इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आए दिन इस तरह की हालात बढ़ रही हैं, जो क्राइम इतना बढ़ गया हम सोच भी नहीं पाए थे। आए दिन गोलियाँ चलती हैं बहरोड में, बानसूर में, हमारे कई घटनाएं हुई। और ये सामाजिक न्याय मंत्री का तो पता ही नहीं रहता कहाँ है।
अभी कल मैं अखबार देख रहा था, सुबह टीवी देख रहा था, अलवर जिले में अलवर विधानसभा क्षेत्र के लोग, अलवर जिले के लोग, मेयो समाज के लोग काला झंडा लेकर के मौन जुलूस रूप निकाल करके जिला कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया है। चमेली बाग के नाम की जगह है, 8 बीघा जमीन को उन्होंने उस जमीन को औने पौने दामों में खरीद करके उसकी किस्म चेंज करा करके उस जमीन को हड़पना चाह रहे थे। किन कारणों से पता चल गया, और वो 2003 में जो आपकी कब्रिस्तान है उसकी किस्म को कैसे चेंज कर सकते हो आप? ये सुप्रीम कोर्ट का भी चैलेंज किया इन्होंने। उसमें ये कहते हैं कि हमने तहसीलदार एसडीओ को सस्पेंड कर दिया, पटवारी कानून को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, जिन लोगों ने ज़मीन को खरीदा है उनके खिलाफ मुकदमे जो हुए हैं उसमें क्या हुआ है? सरकार भ्रष्ट है, सरकार के नुमाइंदे भ्रष्ट हैं, सरकार के अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, जन आक्रोश आम जनता में है। सचिन और गहलोत के उस पे क्या बोलना चाहोगे? किस पे? सचिन और गहलोत में आपसी जो नजर आ रही है। सचिन और गहलोत का ये देखिए, ये तो उनका मामला है, लेकिन ये कांग्रेस वाले आपस में कहते हैं कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अशोक गहलोत के लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत के बिना तो राज चला नहीं सकता राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद। इनके घर के झगड़े हैं। अब ये स्पष्टीकरण दे। अभी ये धरने पे बैठा था सचिन, कि सचिन को पता नहीं है कि 4 साल से विधानसभा में सो रहा था क्या? इन लोगों ने किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे क्यों नहीं उठाया? ये उप मुख्यमंत्री रहा है, इनकी तो कुर्सी। तहसीलदार एसडीओ को सस्पेंड कर दिया, पटवारी कानून को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, जिन लोगों ने ज़मीन को खरीदा है उनके खिलाफ मुकदमे जो हुए हैं उसमें क्या हुआ है? सरकार भ्रष्ट है, सरकार के नुमाइंदे भ्रष्ट हैं, सरकार के अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, जन आक्रोश आम जनता में है। सचिन और गहलोत के उस पे क्या बोलना चाहोगे? किस पे? सचिन और गहलोत में आपसी जो नजर आ रही है। सचिन और गहलोत का ये देखिए, ये तो उनका मामला है, लेकिन ये कांग्रेस वाले आपस में कहते हैं कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अशोक गहलोत के लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत के बिना तो राज चला नहीं सकता राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद। इनके घर के झगड़े हैं। अब ये स्पष्टीकरण दे। अभी ये धरने पे बैठा था सचिन, कि सचिन को पता नहीं है कि 4 साल से विधानसभा में सो रहा था क्या? इन लोगों ने किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे क्यों नहीं उठाया? ये उप मुख्यमंत्री रहा है, इनकी तो कुर्सी की लड़ाई है। इस कुर्सी की लड़ाई में ये आपस में झगड़े कर करके इन लोगों ने राजस्थान को विकास की दृष्टि से बहुत पीछे धकेल दिया। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे अलवर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी किसी तरह की कोई सड़क नहीं बनी। हमको पानी की आवश्यकता, पानी हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है। हमारे यहाँ जो ये जो सामाजिक न्याय मंत्री है, एक नावली में एक 14 साल के लड़के को माथे में कील गाड़ के नरबली कर दिया उसको। अब ये इन लोगों के पास तो न्याय नाम कोई चीज़ है नहीं। हमारे यहाँ बिजली, पानी और रोजगार, हम 3 मुद्दों पर लेकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर ग्रामीण से भाजपा से कई तैयारी कर रहे हैं। और ये तो प्रजातंत्र है भाई, ये तो प्रजातंत्र है। ये तो अधिकार है टिकट मांगने का। था तो 20 मांगे, 10 मांगे, 5 मांगे, पार्टी का फैसला हाईकमान ऊपर से जो करेगा, जो हमारे बड़े नेता फैसला करेंगे, वो हमको स्वीकार है। मांगने का तो ये सब तो वो है। आपको अगर टिकट नहीं मिली तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? मेरा तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन है नहीं, ये तो जनता जाने। लेकिन पार्टी का फैसला होगा जो ठीक होगा। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। खेड़ली नगर पालिका क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए। प्रदेश व्यापी आह्वान पर पिछले 4 दिनों से ये कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे, लेकिन राज्य सरकार से 5 सूत्री मांगों पर सहमति बनने के बाद शनिवार सुबह से ही सफाई कर्मी काम पर लौटे हैं, जिससे लोगों ने काफी राहत महसूस की है। गौरतलब है कि 4 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे की हालत दयनीय हो चुकी थी। जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार भरा हुआ था। घरों में डोर टू डोर संग्रहण का कचरा भी भरा हुआ था। नाले नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आने लगा था। इस हड़ताल से फैली गंदगी को साफ करने में सफाई कर्मचारी सुबह से ही लगे हुए हैं। खेड़ली क्षेत्र के गांव खेड़ा कल्याणपुर की मनसा देवी मंदिर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर पर अनेक
कार्यक्रमों के साथ माता मनसा देवी रानी की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। गांव खेड़ा कल्याणपुर के मनसा देवी के प्राचीन मंदिर पर सुबह से ही भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले की शुरुआत माता की शोभा यात्रा गांव खेड़ा कल्याणपुर की परिक्रमा के साथ की गई। इस दौरान गांव के लोगों ने शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया, जिसके बाद मंदिर पर प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। गांव के बुजुर्ग गोपाल सिंह नरुका ने बताया कि यह मेला 45 साल के बाद ग्रामीणों की सहमति के साथ शुरू किया गया है। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह बना हुआ है। मंदिर पर पिछले 15 साल से लगातार अखंड ज्योति जली हुई है। मान्यता है कि मनसा माता देवी के मंदिर पर मन्नत पूरी करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दौरान मनसा माता सेवा समिति के अध्यक्ष पूरन पटेल, रामस्वरूप मीणा, मोहर सिंह, ओमी कमल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ग्राम खेड़ा कल्याणपुर में गांव के पूरब की तरफ ये मंदिर मनसा देवी का बना हुआ है। बहुत प्राचीन मंदिर है। धीरे धीरे ये मंदिर मेला करीब 40-45 वर्ष बाद दोबारा 2 दिवसीय मेला का आयोजन रखा गया है और बहुत दूर दूर से इसमें भक्त लोग आए हुए हैं। आगे गांव में जो पुराना ऐतिहासिक गांव है, इसमें बहुत सी पुरातत्व के हिसाब से ये किले वगैरह हैं। इनमें जहाँ खुदाई करते हैं वहाँ मूर्ति वगैरह हैं और ये भी इस गाँव में निकलती रहती हैं। गांव के पूरब दिशा में जो ये मनसा देवी का मंदिर है, इसकी बगल में धीरे धीरे नीम भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। नज़दीक में ही हमारे बाबा पठान बाबा का मंदिर भी यहीं नज़दीक में स्थित है। और इस मंदिर के बारे में कोई चमत्कारी बात है? मंदिर में जो भी श्रद्धा गांव की है, गांव में जो भी संकट आते हैं वो मैया उन पर विपत्तियों पर अपना वो देती है और गांव में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये 2 दिवसीय मेले में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? 2 दिवसीय मेले में कल 27 तारीख को तो झांकी वगैरह निकाली गई थी, दोनों गांवों की परिक्रमा हुई है और आज बहुत बड़ा विशाल रात्रि को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जागरण का प्रोग्राम चल रहा है। और क्या बाहर की चहल पहल रही है। और क्या मनोरंजन के साधन यहाँ आए हुए हैं? इसमें झूला वगैरह है, दुकान है, प्याऊ वगैरह है, बहुत सी चीज़ें हैं। बानसूर में इन दिनों सब्जियों के भाव नहीं होने से किसानों में मायूसी छाई हुई है। बानसूर फल सब्जी मंडी में इन दिनों भारी मात्रा में सब्जी की आवक देखी जा सकती है, लेकिन खरीदार नहीं मिलने पर सब्जियों के भाव औंधे मुंह पड़े हुए हैं। वर्तमान में सब्जियों के भाव 3 से 5 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। सब्जियों के खरीदार नहीं मिलने की मुख्य वजह विवाह शादी के सीजन को भी माना जा सकता है। इन दिनों सब्जियों के भाव लगातार निम्न स्तर तक गिरते जा रहे हैं। वहीं फल सब्जी विक्रेता हरि सिंह सैनी ने बताया कि विवाह शादी का सीजन होने के पश्चात सब्जियां मंडी में पर्याप्त मात्रा में देखी जा सकती है, जिनका भाव किसानों को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं सैनी ने कहा कि सरकार किसानों की फल सब्जी के भाव उचित दिलाए ताकि किसान अपनी लागत तो निकाल सके। में सब्जियों की भाव बहुत कम मतलब डाउन है, बहुत कम है। वर्तमान में तरबूज के भाव इतनी हालत ख़राब है कि उठाने वाले नहीं है। सावा के भाव देखते हुए भी यहाँ पे सब्जियों का उठाव नहीं है। यहाँ पे पालक या तरबूज या फिर मिर्ची, हरी मिर्ची, कोई भी मतलब इनका 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, टमाटर का कोई भाव नहीं है। किसान बिल्कुल मायूस है। उनका उपज का मतलब लाने का जो फलदारी होती है ना तोड़ के, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। किराया भाड़ा मतलब जो पैकिंग वैकिंग और खाद बीज तो भूल जाइए, लेकिन जो लाने का जो खर्चा भी नहीं कर पा रहा है। तो इसको क्यों सब्जी के दाम कम हुए? या तो पैदावार ज़्यादा है या खपत कम है, कैसे बढ़े? कुछ तो पैदावार का भी प्रभाव है। दूसरी बात है भाव का बिल्कुल मतलब कोई भी यहाँ पे उठाने वाला नहीं है। बहुत कम बिक्री है। या फिर मौसम का जो प्रभाव देखेंगे, जो गर्मी का मौसम है उसके हिसाब से मौसम बदल रहा है। मतलब ठंडा मौसम हो गया, तरबूज खरबूजे जैसे आइटम गर्मी में ज़्यादा बिकते हैं। जो अभी है ना मौसम का जो टेम्परेचर डाउन हो गया, इस चक्कर में सारा ख़राब है। स्टेट गवर्नमेंट या मतलब इनको सोचना चाहिए कि थोड़ा सा किसानों के लिए कुछ इनके लिए कुछ करें। कोल्ड स्टोर की व्यवस्था या फिर कहीं बाहर माल भेजें, जिससे किसानों को 2 पैसे का फायदा हो। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। अलवर नगर परिषद में नवगठित 8 पार्षदों को मनोनीत किया गया है, जिसमें पूर्व पार्षद राहुल खान सामोला, सेवादल अध्यक्ष छंगामल लखेरा, पूर्व पार्षद गौरी शंकर, विजय सुनील पाटोदिया, सुदर्शन अरोड़ा, कुलदीप माथुर, रामा देवी, ओम प्रकाश सैनी को राज्य सरकार द्वारा पार्षद नियुक्त किया गया है। इस मौके पर शनिवार को मनोनीत हुए सभी पार्षद मौजपुर हाउस पहुंचे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का आभार जताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने सभी मनोनीत पार्षदों का माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि नगर परिषद में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 8 पार्षदों को मनोनीत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री शकुंतला रावत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 8 मनोनीत पार्षद जो पार्टी के प्रति वफादार, ईमानदार और काफी समय से मेहनत करने में जुटे हुए थे, उन सबको पार्षद पद पर मनोनीत किया है। सभापति चुनाव में मनोनीत पार्षद द्वारा वोट डालने वाले सवाल पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि जब सभापति का चुनाव होगा और सभापति चुनाव की तारीख तय हो जाएगी, जब बात की जाएगी। नगर परिषद अलवर में जो हमारे नगर निगम बन चुका है, उसमें स्वायत्त शासन विभाग ने 8 मनोनीत पार्षद किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे यहाँ के मंत्री टीकाराम जूली जी को और शकुंतला जी को, जिन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की सिफारिश पर 8 पार्षद जो वास्तव में जिनका हक था, जो मेहनती थे, पार्टी के प्रति वफादार थे, जो पार्टी में पिछले 20-20 साल से 25-25 साल से सेवाएं कर रहे थे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, उनको चुना है। उसमें ओम प्रकाश सैनी हैं हमारे मेहताब सिंह का नौरा के, उनको चुना है। उसके अलावा राहुल खान जी पूर्व पार्षद है, उनको चुना है। ये रमा देवी जी खड़ी हैं हमारे बगल में, ये पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करती है। छंगामल जी लखेरा सेवा दल के मजबूत कार्यकर्ता है, पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, इनको चुना है। गौरी शंकर विजय हमारा पूर्व पार्षद है। सुनील पाटोदिया है, वो हमारे पार्टी का बहुत डेडिकेट वर्कर है। ये सुदर्शन जी अरोड़ा यहाँ खड़े हैं, इनको चुना है। कुलदीप माथुर विकलांग है, लेकिन पिछले 20 साल से सेवा दल से निकला, 20 साल से पार्टी के बूथ लगा रहा है। तो ऐसे लोगों को जो पार्टी ने मान सम्मान दिया ना, इससे कार्यकर्ता का मान सम्मान हुआ है। और मैं हमारे सारे नेताओं को, भंवर साहब को, जूली जी को, मुख्यमंत्री जी को, धारीवाल जी को, शकुंतला जी को, सारे विधायक साथियों को, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सारे वरिष्ठ नेताओं को, सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही लिस्ट आई तो सब ने मुझे फ़ोन कर करके अप्रिशिएट किया कि साहब इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिनका हक है उनको पार्षद चुना, जिनका हक मिलना चाहिए उनको हक दिलाया है, और कार्यकर्ता की कदर हुई है, कार्यकर्ता का मान सम्मान हुआ है। तो सारे और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त इन मनोनीत पार्षदों से भी एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपने अब तक कार्य किया है, अब आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और भंवर साहब ने जिस तरीके से आप सबका अपॉइंटमेंट करवाया है सबसे कह करके, ये भंवर साहब की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के प्रति, वफादारी के प्रति, और पूरे शहर में चुनावी वर्ष से कांग्रेस पार्टी का एक एक वार्ड में जाकर, एक एक घर में जाकर प्रचार प्रसार करें। अभी जो मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप हमारे मुख्यमंत्री जी ने चला रखे हैं, इनमें सारे कैंपों में जाकर के और लोगों को ये 10 योजनाएं जो हमारी हैं उनके फायदे दिलाएं, ताकि कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान हो सके। मैं समस्त मनोनीत पार्षदों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और पुनः शीर्ष नेतृत्व का आभार। वहीं सेवादल अध्यक्ष छंगामल लखेरा ने बताया कि वे पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहकर एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह बखूबी कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने विश्वास जताया और उनको पार्षद मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि सभी मनोनीत पार्षद एक साथ मिलकर नगर परिषद में शहर के विकास के मुद्दों को उठाएंगे और वार्डों में जाकर आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराएंगे। 28 साल हो गए मेरे को सेवा दल में काम करते हुए, और सारे जो भी हमें बनाए तो हमारे भंवर साहब हैं और मंत्री जी हैं टीकाराम जूली जी और योगेश मिश्रा जी, इन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे जो भी पार्षद बने हैं, जो सारे ही कई
अच्छे हैं, बढ़िया है और काम करेंगे। कितने पार्षदों को मनोनीत? 8 पार्षदों को मनोनीत। वहीं इस मौके पर मनोनीत पार्षद ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में लगा दिया और पार्टी ने अब जब जिम्मेदारी से मौका दिया है तो वे मजबूती से कार्य कर लोगों की सेवाओं को सुनकर उनका निस्तारण करेंगे। देखिए, काफी साल से कांग्रेस पार्टी में है, तो वैसे तो जब कुछ पद नहीं था तब भी हम कांग्रेस के लिए काम करते थे और अब भी कर रहे हैं। अब ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ के एक नया उत्साह के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि करीब सन 97 से हम कांग्रेस से सक्रिय जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से कुछ लगता था कि यार हो सकता है हमें भी कुछ मिले तो हम अच्छा वो करें। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माना कि यार ये हाँ अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो इनको कुछ करेंगे तो हो सकता है कुछ और अच्छा करें। तो इसलिए हमारे माननीय भंवर साहब ने, माननीय योगेश मिश्रा जी ने, श्वेता सैनी जी ने ये माना कि यार इनको कुछ करें, तो मनोनीत किया है। हाँ, मनोनीत जो किया है, तो अब हमें थोड़ा सा और उत्साह से हम काम करेंगे। जो योजनाएं हैं कांग्रेस की जनता के बीच में लाएंगे। इस मौके पर मनोनीत पार्षद रामा देवी ने बताया कि एक महिला कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया और उन्हें आज उसका परिणाम मनोनीत पार्षदों में चयन कर मिला है। 40 साल से आज मैं इसमें कार्य कर रही हूँ और हमारे भवन साहब का और हमारे टीकाराम जूली जी का, शकुंतला रावत जी का और हमारे मिश्रा जी का, इनका अच्छा योगदान रहा। हमारी समाज बहुत खुश है और लड्डू जगह जगह लड्डू बट रहे हैं हमारी समाज के लिए। इसके ऊपर पत्र के ऊपर के मनोनीत पार्षद बनाए, हमारी समाज की पार्षद बनी रमा देवी। हर जगह लड्डू बट रहे हैं, सारे जगह लड्डू बट रहे हैं। नगर परिषद में हजारों आदमी ने लड्डू बांटे हैं। इस पद पर हम धन्यवाद देना चाहते हूँ भंवर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे आयुक्त जेठिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो विजय मंदिर के समीप स्थित पेट्रोल पंप का है। इसमें जो पुलिसकर्मी है वह विजय मंदिर पुलिस चौकी इंचार्ज निहाल सिंह बताया जा रहा है, जो कि पेट्रोल पंप कर्मियों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला पहली बार नहीं हुआ है। इस पुलिसकर्मी द्वारा काफी बार इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पुलिस स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर वह बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। मैंने क्या नूर को घुसा दिए? कैमरा साहब कुछ नहीं किया। खाना खाए तो उस टाइम निहाल सिंह कहते हैं मुझे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आइंदा। हम तो भाई साहब खाना खा रहे थे। मैं बात है वो बता दी, सुन ले, खाना खा रहा था नहीं खाना था, किताब में नहीं लिखा खाना खा रहा था तू, तो तेरे कोई नहीं पूछ रहा खाना खा रहा था। हमारे 70 रुपए दे दे। अरे भाई यार कोई बात नहीं था, गाड़ी को काट रहा, कोई बात नहीं, क्या हो गया? कह दी लड़के ने कह दी इधर ले आने में। कुछ लग रहा है क्या? क्या हो गया? भाई साहब देख रहा क्या? बकवास कर रहा है। सॉरी साहब, चलो चलो चलो। आप क्या बोला? वीडियो बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड 23 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम को अब तक 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं और 23 करोड़ लोग इसे लगातार सुनते आ रहे हैं। वहीं 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों में यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसका सर्वे IAM रोहतक के द्वारा किया गया है, इसमें ये आंकड़े सामने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार अलवर में 198 शक्ति केंद्रों पर यह कार्यक्रम सुनाया जाएगा। वहीं जिला हेडक्वार्टर पर ऐतिहासिक स्थल मूसी महारानी की छतरी पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के 7 मोर्चे हैं, यह 7 मोर्चे अलग अलग जगह पर एक बड़ा आयोजन कर इस कार्यक्रम को सुनाएंगे। वहीं जिले के अनेक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे ताकतवर नेता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड कल 30 अप्रैल 2023 को होगा। 3 अक्टूबर 2014 को ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और उसकी 100वीं किस्त 30 अप्रैल को होगी। IIM रोहतक ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने बताया कि 100 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को अब तक सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग इस कार्यक्रम में बराबर जो सुनते हैं वो हैं और 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों में ये कार्यक्रम सुना जाता है। 11 विदेशी भाषाओं में भी ये कार्यक्रम होता है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम है और सारी जगह बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है। समाज के हर विभिन्न पहलुओं को, छोटे छोटे विषयों पर भी प्रधानमंत्री जी ने सबका ध्यान आकर्षण किया है और हमारे ज़िले में ये कार्यक्रम 198 बूथों पर, 198 शक्ति केंद्रों पर जिस ये कार्यक्रम होगा। ज़िले की तरफ से ये कार्यक्रम मूसी महारानी जी की छतरी जो एक ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर होगा। भव्य कार्यक्रम होगा और सभी पार्टी के मोर्चे, 7 मोर्चे पार्टी के हैं, 7 मोर्चे अपने अलग अलग जगह पर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी कार्यक्रम मोर्चे पार्टी के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अलवर उत्तर राष्ट्रीय महिला प्रवासी कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा के पश्चिम बंगाल राज्य के इंग्लिश बाजार विधानसभा महिला सदस्य रूपा मित्रा चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को नीमराना पहुंची, जहां विधायक रूपा मित्रा चौधरी का नीमराना प्रधान संतोष बलवान यादव, उत्तर जिला भाजपा अध्यक्ष उमेद भाया, संयोजक डॉक्टर नीलम यादव के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के द्वारा राजस्थान प्रदेश में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उन कार्यक्रम में अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग शिफ्ट में पहुंचकर महिलाओं से बातचीत कर केंद्र सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इन 2 दिनों में सामाजिक संस्था और आशा सहयोगिनी से भी मिलकर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और नव मतदाता से संपर्क कर सीधी बातचीत की जाएगी। वहीं सेल्फी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के साथ सेल्फी एवं चर्चा की जाएगी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रही है राजस्थान प्रदेश में। 2 दिवस की कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग केंद्रों में हमारी बहनें पूरे देश से जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके बहनों से मिल रहे हैं और जो ग्रास रूट में काम करने वाले बहनें हैं, एकदम बूथ स्तर में, शक्ति केंद्रों के स्तर में, मंडल स्तर में, उन सभी से राष्ट्रीय कार्यकर्ता हमारे जैसे हम लोग उनसे जन संवाद कर रहे हैं और उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो मन की भावनाएं हैं, उसको समझने को प्रयास कर रहे हैं और अपनी हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो भी कार्यक्रम महिलाओं के लिए हुई है जन कल्याणकारी, इन्हीं कार्यक्रम को आगे कैसे हम बढ़ाएं, महिलाओं को जो लाभ मिले हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाएं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने आए हैं। ये 2 दिन हमारी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग संगठनात्मक जो बैठक होती है वो भी हम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी आशा दीदियों से मिलेंगे, सामाजिक संस्थान जो अलवर जिले में है उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के टहला तहसील मुख्यालय पर महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री संदीप कुमार देवतवाल ने बताया कि देश में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह है महंगाई, जिसके कारण मध्यम और अल्प आय वर्ग के लोगों का जीवन बड़ा कठिन हो गया है। राहुल गांधी के द्वारा काफी समय से महंगाई के मुद्दे पर संसद एवं सड़क जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता की इस तकलीफ को समझते हुए बजट 2023-24 में महंगाई से राहत दिलाने वाली काफी सारी योजनाओं की घोषणा की है, जिसे देखते हुए महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में 10 जन कल्याणकारी योजनाएं से लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान अध्यक्ष ब्लॉक टहला हनुमान सहाय शर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री संदीप कुमार देवतवाल और पार्षद राजेंद्र शर्मा ने शिविर में लाभार्थियों की मदद की।
रेणी उपखंड क्षेत्र में शनिवार सुबह से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश व बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया, जिससे तापमान में आई गिरावट से ठंड महसूस होने लगी। माचाड़ी कस्बे सहित अन्य जगहों पर हल्की बारिश व बूंदाबांदी से मौसम ने करवट बदली। अप्रैल माह के आखिरी दिनों में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आ गया। पिछले सालों के रिकॉर्ड के अनुसार अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में अधिकतम तापमान इतना नीचे पहली बार आया है। अप्रैल माह के आखिरी दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, लेकिन इस बार बीच बीच में बारिश होने और ओले गिरने के कारण तापमान अधिक ऊपर नहीं पहुंच सका। जिले के खेड़ली रेलवे स्टेशन सहित नदबई, मंडावर, बांदीकुई रेलवे स्टेशन तक सैनिक मौर्य कुशवाहा समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा एजेंसी भी सतर्क हो गई है, जिसके तहत शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल थाना अछनेरा निरीक्षक अवधेश गोस्वामी, सब इंस्पेक्टर अचल सिंह, खेड़ली आरपीएफ चौकी प्रभारी रामकेश मीणा सहित रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने नदबई, खेड़ली, घोषराणा, मंडावर, बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर पेट्रोलिंग की और सैनी समाज के लोगों को समझाइश की। इस मामले को लेकर रेलवे सुरक्षा एजेंसियां गुप्त रूप से भी लोगों से इनपुट लेने में लगी हुई हैं। सैनी समाज के द्वारा जो आंदोलन यहाँ किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, उसके संबंध में रेल विभाग के द्वारा अपनी सतर्कतापूर्वक अपने स्थानों की रेकी की जा रही है एवं अपनी संपत्तियों की देखरेख की जा रही है कि आंदोलन के मद्देनजर कुछ इस तरह की घटनाएं यहाँ भी ना हों और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पूर्ण शांति है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं। कौन कौन से क्षेत्र में आपने विजिट की थी? हम लोग नदवई से लेके यहाँ तक पूरा देखा है और पूरा शांति है। गांव में प्रधानों से भी, सरपंच से भी बात हुई है, ऐसी कोई भी घटना संज्ञान में नहीं है कि कोई भी रेल आने की आशंका नहीं है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।